नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाल विकास की 2011 की प्रश्न पत्र आप सभी से साझा किया है। अभी आज मैं इस जो वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं 2014 का प्रश्न पत्र है। जी हां, सीजी टेट 2014 का प्राइमरी का ये प्रश्न पत्र है बाल विकास। आइए हम बाल विकास के कुल 30 प्रश्नों को आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में डिसलेक्सिया का संबंध है। देखो, डिसलेक्सिया, अब डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की, लिखने की, अंकिक, तर्क नहीं हो सकता, अंकिक नहीं हो सकता, लिखने पढ़ने ये दो में से एक। तो सभी जानते हैं भाई, जो डिसलेक्सिया है किससे संबंधित है, आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए आप सभी, क्योंकि आपने पढ़ा ही है। ठीक है, चलिए, तो यह क्या है भाई? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक अक्षमता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस पर बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा पर, सीखने की उचित स्थिति और वातावरण सृजन करने पर विशेष बल जो है हमको देना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? देखो भाई, अच्छे अनुशासन के लिए क्या तत्व मुख्य हो सकते हैं? कुशल अध्यापक हो, स्कूल का वातावरण स्वस्थ हो, आदर्श अध्यापक हो, या पुरस्कार और दंड। तो इसका कूट संकेत है, आपको 4 कूट दिखाई दे रहा है। इनमें से क्या आ जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी मतलब सभी। सभी कैसे होगा? चलिए विकल्प पर हम आते हैं। पहले देखिए, एक जो मुख्य अध्यापक है ये भी कुशल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छा अनुशासन बनेगा। अध्यापक जो स्कूल में कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाता है वो भी दक्ष हो। इसके अलावा पुरस्कार भी, दंड भी, मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा नहीं दे सकते, है ना, चाहे पुरस्कार भी हो या दंड भी हो, हम ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये चारों चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, प्रश्न 4 कहता है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। एक आदर्श अध्यापक में कौन सी गुण पाई जाती है या कौन सी गुण होना चाहिए भाई? लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण मतलब सभी बच्चों से बराबर ये जाने, सभी बच्चों को बराबर समझे, बराबर जाने, है ना, तो ये जरूरी है। उसका विषय वस्तु पर भी अधिकार होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी उसको ज्ञान हो। मतलब ये तमाम बिंदु ABC तीनों आएगा तो उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 5वां है। देखिए भाई, विशिष्ट कौन सा बालक है? तो वह बालक जो अपने पाठशाली जीवन में अर्थात 10 से 11 वर्ष की उम्र में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है भाई, जो बच्चा चौथी 5वीं में पढ़ता है, लेकिन ऐसा बच्चा यदि पहली दूसरी का भी काम नहीं कर पा रहा, पहली दूसरी तीसरी का काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चा क्या है भाई? निचली कक्षा कार्य नहीं कर पाता। तो ये जो पिछड़ा बालक में ऐसे बच्चे आते हैं, यह कथन किसकी है? सिरिल बर्ट की, टर्मन की, टेलर की, या मानंटिस की? किसका कथन है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिरिल बर्ट की ये कथन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा। देखो भाई, प्रश्न 6 क्या कहता है? आपकी कक्षा का एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न। आप एक टीचर हो, आपकी कक्षा का जो बच्चा है अनावश्यक उलूल जुलूल प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपकी यहां पर आप करोगे क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन देखो। प्रधान अध्यापक से शिकायत करोगे, उसे डांटोगे, उसे बात करोगे, या माता पिता? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका भाई, आप उनसे बातचीत करो, है ना, उनसे बात करके आप कोशिश करो उनका हल निकालने की। अगला है 7वां, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? देखो, जिन पियाजे की यहां पर बात की जा रही है
और जिन पियाजे की 4 अवस्था है, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक और उम्र भी जानते हैं, 0 to 2 7 11 और 11 से ऊपर, ये 4 स्टेजेस हैं। और इन चारों स्टेज में अमूर्त तार्किक चिंतन की यहां पर बात की जा रही है। तो भाई नाम से स्पष्ट है, इस प्रश्न में जब अमूर्त आ गया तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 8वां की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 8वां प्रश्न कहता है एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। अब देखो, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों का मूल्यांकन करना है। किसके आधार पर? एनसीएफ न्यू जो देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के आधार पर पहली और दूसरी के बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो कैसे करोगे? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, लिखित और मौखिक या प्रेक्षण के आधार पर। तो भाई पहली और दूसरी का बच्चा है तो आप बच्चों को देखोगे, उनका अवलोकन करोगे, प्रेक्षण करोगे और उसके आधार पर फिर आप मूल्यांकन करोगे। ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर आता हूं। सवाल नंबर 9 है संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। देखो संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव कैसे पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता, संस्कृति का परिष्करण या उपरोक्त सभी। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव, तो संस्कृति निरंतर बनी रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होगी, दोनों सही है। संस्कृति का परिष्करण भी होगा, ये भी, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न 10वां देखो भाई, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। अब कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है मेरे दोस्त? रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग से? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग जो कोमल शिल्प है। ठीक है, ओके। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, मतलब वो भावनात्मक रूप से वो उसका झुकाव ज्यादा है। तो इसका तात्पर्य वह उच्च बुद्धि वाली है, उच्च अनुशासन प्रिय है, हास परिहास वाली है या संतुलित व्यवहार है। तो भाई इनका व्यवहार ही संतुलित है मेरे दोस्त, है ना, इनका व्यवहार ही संतुलित है। सवाल नंबर 12 देखो, 12वां सवाल कहता है निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन। अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, पहला इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है। ठीक है, ये परीक्षकों से व्यक्तिगत भिन्न प्रभाव से नहीं होता। तीसरा वस्तुनिष्ठ का कारण देखिए 4 कुटस्थ है और उत्तर इसका बी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा सही आंसर है। अगला सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 13 विद्यालय का कार्य होता है। क्या कार्य है जो विद्यालय का होता है? ए संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूप का निर्माण। तो भाई ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी, है ना, उपरोक्त सभी। क्लियर है भाई। प्रश्न 14 देखो, प्रश्न 14 कहता है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक। अब सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो सर्वाधिक कार्यकारी जो कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार और जाति। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी। क्या है भाई? शिक्षा। ठीक है ना, शिक्षा इसका सटीक उत्तर है सामाजिक परिवर्तन के लिए। भाई आप बच्चों में सामाजिक गुण विकसित करोगे शिक्षा से, है ना, मतलब समाज में बदलाव अगर हम चाहते हैं ना, तो समाज के यदि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तब समाज में बदलाव होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15 देखो, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जिसको NIVH कहा जाता है। अब NIVH ये स्थित है शिमला में, देहरादून में, कोलकाता या दिल्ली में। उत्तर हो जाएगा सी। देखिए देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है। ठीक है। चलिए
अगला सवाल है सवाल नंबर 16। क्या कहता है? शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। अब शिक्षा की प्रक्रिया के कौन से अंग हैं? शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या ये सभी? तो शिक्षा की प्रक्रिया के भाई एक शिक्षक की भी जिम्मेदारी है, उसके साथ पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये तमाम चीजें पाठ्यक्रम में होते हैं। और शिक्षार्थी तो जरूर भाई, हम एक शिक्षक हैं, हम पढ़ाएंगे तो शिक्षार्थी नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे किसको, है ना? तो ये तीनों चीजें जरूरी है, इसलिए उत्तर ये सभी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 देखो भाई। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए भाई एक विद्यार्थी के पास? तो देखो, प्रभावी और स्थायी शिक्षा के लिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हो, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या सीखने की योग्यता। तो भाई योग्यता तो होनी चाहिए, साथ ही साथ अभिप्रेरणा का वांछित स्तर भी होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ो। आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18। देखो, निम्न को सुमेलित करना है हमको। अब सुमेलित करें, सूची 1 और सूची 2 दो दिया हुआ है। ठीक है, रिपब्लिक, एनिमल। देखो मिलाने की जब हम कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना, तब हमको इसका आंसर निकल के आएगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए मिलाते हैं इसको, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, रिपब्लिक ये जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रिपब्लिक का आप प्लेटो। ठीक है, उसके बाद में होता है एनिमल, एमिल और एजुकेशन, तो इसका हो जाएगा, रूसो ने कही है ये बात। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा द स्कूल एंड सोसाइटी की बात कही है जॉन डीवी ने। ठीक है, और संध्या विधि की बात कही है, किसने कही है भाई? दयानंद सरस्वती। तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखो 3 ABCD 3 4 1 2, जिसमें भी होगा 3 4 1 2, तो किसमें है भाई? ये वाला ऑप्शन आएगा 3 4 1 2, अर्थात ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। अगला प्रश्न कहता है खेल शिक्षण विधि। अब खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक सरल सा सवाल है भाई, बिल्कुल सही है, फ्रॉबेल, है ना? तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि अरस्तु ने किसकी देन है? आगमन विधि अरस्तु। तो इस तरह से सबको रखना होगा भाई, फ्रॉबेल है खेल विधि के जनक। अगले सवाल में बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20। देखो, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अब सिरिल बर्ट ने देखो बुद्धि लब्धि की अलग अलग हमने माप बताई है, IQ बताया है। अब सिरिल बर्ट के अनुसार जो सामान्य बालक है वो है 85 से कम, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है 21वां। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। एक रूढ़िवादी सोच है मेरे दोस्त। लैंगिक पूर्वाग्रह, अनुसंधान आधारित रॉन्ग, अनुसंधान थोड़ी होगा सत्य, नो। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, याद रखना मेरे दोस्त। अब यहां पर एक बात निकल कर आता है, देखो हम गलत क्या करते हैं, उपरोक्त सभी लिखा है ना उसी को उत्तर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हमको ध्यान भी देना होता है। हर चीज में बिना पढ़े कभी मत आप लगाना उपरोक्त सभी। यहां यदि आप उपरोक्त सही लगाते, सभी को लगाते तो गलत हो जाता भाई, है ना? तो विकल्प को कम से कम आप पढ़िए, लगता है 2-3 विकल्प सही हैं, तब की स्थिति में आप उपरोक्त सभी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है भाई? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या उपरोक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी बुद्धि लब्धि हाई बुद्धि लब्धि। ठीक है, अर्थ अब यहां पर सही आप करोगे, क्यों? क्योंकि कैसे सही होगा भाई? देखो उसमें महत्वाकांक्षा होंगी, 110 से अधिक होंगे, शब्द शक्ति भी उनकी
विकसित होंगी, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर है 23वां प्रश्न है सृजनवाद, क्रिएटिविटी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, या क्रिएटिव। अब क्रिएटिव बालक की क्या बात करें, क्या विशेषता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। ठीक है भाई, तो सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय, तो ये तो रॉन्ग है। शिक्षक केंद्रित भी रॉन्ग है, बाल केंद्रित आएगा, है ना, क्योंकि सृजनवाद की जब बात आती है बाल केंद्रित होगा। ठीक है, बाल केंद्रित मतलब शिक्षा बाल केंद्रित है, मतलब बच्चों की इसमें रुचि को ध्यान में रखा जा रहा है। ओके, निम्न कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? देखो, किस परिस्थिति में सबसे अच्छे तरीके से संवेगात्मक विकास होगा भाई? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, हाँ, तो ये सही है, ये तो आ सकता है। अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, रॉन्ग। अच्छे अंक लाए, अंक तो कभी नहीं। बौद्धिक स्तर के अनुसार, नो। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। देखो, बच्चे में अच्छे चरित्र निर्माण करना है तो पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए। क्या इससे बच्चा सीखेगा? भाई, बच्चे में अच्छा आचरण विकसित करना है, पाठ में डाल दो, बच्चा सीख जाएगा। चरित्र निर्माण के लिए लेक्चर दे दो, क्या बच्चा सीखेगा? नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो महापुरुषों की जीवनी बच्चों को यदि हम पढ़ाते हैं, अब पढ़ाई जानी चाहिए, हाँ, पढ़ाने से तो बच्चा सीखेगा, है ना। और शिक्षक का भी उद्देश्य हो कि वह अपना अगर व्यवहार अच्छा रखता है ना, तो बच्चे भी व्यवहारिक बनते हैं। तो ये भी दूसरा ऑप्शन जैसा हो गया। तो कक्षा की गतिविधि इस प्रकार हो, मतलब बच्चे की गतिविधि को एकदम चारित्रिक रूप से ऐसे रखें कि बच्चों में उसकी छवि विकसित हो जाए। तो सी सही उत्तर है। 26 देखो, भारत के शैक्षणिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल या धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो किसने किया भाई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 27। देखो, मूल्यांकन से अभिप्राय। अब मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों की आवश्यकता का पता लगेगा, उनको क्या चीज की आवश्यकता है ना, उनकी बुद्धि का, नो। अधिगम सफलता नो। तो छात्रों की कमी का पता लगेगा कि कौन से क्षेत्र में कमी है और हमको उस पर कैसे सुधार करना है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 हो गया। सवाल नंबर 28 देखो, सवाल 28 है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो बेसिक शिक्षा किस पर आधारित भाई? हस्तकला, मतलब बुनियादी शिक्षा को बोलते हैं। कुछ सीखने आधारित हो, बच्चे हस्तपरक कौशल विकसित करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना? वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप सभी बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। तो यह क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है। तो भाई शुरू से आप जब इसको पढ़ते हो, यह एक पॉजिटिव शाब्दिक पुनर्बलन। देखो, शाब्दिक भी सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर आ रहा है सकारात्मक। शाब्दिक कहने से निगेटिव या नकारात्मक शाब्दिक भी हो सकता है, लेकिन सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है भाई बाल विकास की सीजी टेट 2014 प्रश्न पत्र की। निम्न में कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों में क्रियाशील विषय वस्तु में अरुचि। उद्देश्य है बोल रहा है ना, तो क्या है भाई? शिक्षण को देखो 1 2 3 तीनों चीजें आएंगी, तो पहला आंसर सही है ये वाला। चौथा क्या है? चौथा उत्तर कैसे? विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न नहीं करोगे, 1 2 3 ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, चलिए हाँ 30 क्वेश्चन हो गया ना भाई। चलो, बाल विकास, ये सीजी टेट 2014 के बाल विकास के प्रश्न हैं, और जिन साथियों ने सीजी टेट 2011 के बाल विकास नहीं देखे होंगे वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने 2011 सीजी टेट बाल विकास को भी अपलोड कर रखा है, कल का हमने अपलोड कर दिया है।
सभी साथी देख सकते हो आप, प्ले लिस्ट बना हुआ है भाई हमारा सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, और उसी में जाइए, उसी में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती की सिलेबस एक समान है। ठीक है, नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो कर दो यार, लाइक तो कर दो साथियों, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें और निःशुल्क आपको शिक्षा दे सके। तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, तो लाइक जरूर करें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।